दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह। दोस्तों आज हमारे ऑफिस पे ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर राजेश कुमार कुशवाहा जी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम इनको बधाई देते हैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। दोस्तों आज हम इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, मणिपुरम का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो और ऐसे अन्य मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर कुमार राजेश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओबीसी महासभा की जो आगामी रणनीति है, हम ओबीसी महासभा राष्ट्रीय के नेतृत्व में 1 अगस्त से ग्वालियर में ओबीसी आरक्षण लागू करने एवं जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर के हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये 3 चरणों में हमारी यात्रा है। प्रथम चरण हमारा ग्रामीण रहेगा, जिसकी शुरुआत हम 1 अगस्त से ग्वालियर से करने जा रहे हैं। दूसरे चरण में जो ग्वालियर के अंदर के जितने भी विधानसभा हैं, पूर्व विधानसभा हो गई या दक्षिण विधानसभा है या पश्चिम विधानसभा है, वहां तक फिर हम कवरेज करेंगे। ओबीसी महासभा लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती है, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती है। जातिगत जनगणना एक मुद्दा अच्छा है, लेकिन जातिगत जनगणना से कहीं ना कहीं जातिगत नहीं फैलेगा, कहीं जातिवाद नहीं फैलेगा। बिल्कुल नहीं। देखिए आज आप हमारी हिस्सेदारी देखिए, लगातार जो हमें पहले 27% आरक्षण दिया जाता था, जो संवैधानिक लिखा हुआ है, उसके बावजूद आज मध्य प्रदेश के अंदर हमें 14% आरक्षण दिया जा रहा है। उसमें भी अभी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे हक और अधिकार को और कम कर दिया गया है। जातिगत जनगणना जब हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केस को लेकर के जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज हैं वो इसी बात को कहते हैं कि हम किस आधार पर आपको 27% आरक्षण दें। तो उससे पहले हमें अपनी जाति जनगणना कराना बहुत जरूरी है। जब हमारी हिस्सेदारी हमें पता होगी, हमें संख्या पता होगी, उसी संख्या के अनुपात में ही हमें 27% आरक्षण देंगे। अगर हम जनसंख्या की बात मध्य प्रदेश में करें तो 2011 की जनगणना जो मध्य प्रदेश ने जबलपुर हाईकोर्ट में रखी थी, पूरा ब्यौरा रखा था, उसमें हम 52% 2011 के अंदर हैं। और आज 2011 से हम 2023 में लगभग 12 वर्ष हमारे बीत चुके हैं, तो ये मान के चलेगा हम करीब 55% मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज अपनी हिस्सेदारी रखता है, लेकिन उसको आरक्षण उसकी संख्या के अनुपात में कम मिलता है। इंदौर के अंदर पटवारी की लेकर आपने मुद्दे उठाए थे, उसका अंतवाली लेकर आप क्या कहना चाहते? अभी आप देखिए कि ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जिस तरह से पटवारी के अंदर धांधली हुई है, उसको लेकर के हमने व्यापक आंदोलन वहां किया था, जिससे घबराकर शिवराज सरकार ने उस पूरी प्रक्रिया को, जो पटवारी की जो नियुक्तियां थी, पटवारी की जो परीक्षा थी, उस सबको होल्ड कर दिया। ये ओबीसी महासभा की ताकत है कि हम लोग इस तरह की होने वाली धांधलियों पर आवाज उठाते हैं। और हमारी जो युवा वर्ग है, जो बाकी में ईमानदारी से काम करता है, जो गरीब तबके का जो हमारा छात्र है, जो ईमानदारी से पढ़ाई करके और नौकरी में आना चाहता है, ये उनके खिलाफ है। इस तरह से जो पटवारी की जो नियुक्तियां हुई हैं, पटवारी के जो रिजल्ट निकले हैं, आप देखिए ग्वालियर का एक कॉलेज, जिसमें एक ही कॉलेज से 7 छात्र मध्य प्रदेश में टॉप करते हैं, और जब उनके इंटरव्यू आप जैसे मीडिया के माध्यम से लिए जाते हैं, तो आप देखिए कि वो अपने जिलों के, जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, उनके पूरे नाम नहीं बता पाते कि कितने जिले हैं, संख्या नहीं बता पाते हैं, और वो व्यक्ति, वो छात्र टॉपर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैसा देकर के इन छात्रों ने इस परीक्षा में अपने आप को अग्रणी रखा है। इस तरह धांधली हुई है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा से, छात्र मोर्चा से, राधे जाट जी, उनके नेतृत्व में हमने इंदौर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया था और इस पटवारी परीक्षा को हमने निरस्त कराया है। 23-24 नजदीक है, चुनाव नजदीक है, उन चुनावों को लेकर क्या रणनीतियां हैं? बिल्कुल, पिछले 4 साल से हम बीजेपी सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं। सबसे पहले हमारा आरक्षण का मुद्दा था, जातिगत जनगणना का मुद्दा उसमें था, हमारे किसानों का जो बिजली माफ करने का मुद्दा था, किसानों को यूरिया खाद समय पे मिले और यूरिया खाद के रेट कम हो, ये हमारा मुद्दा था। मेडिकल के जो छात्र हैं, जो मेडिकल की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका स्कॉलरशिप जो खत्म कर दिया गया, उस मुद्दे को लेकर के भी हमने लगातार ज्ञापन दिए कि उनको स्कॉलरशिप दी जावे। इसके अलावा आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार जो नीट के अंदर केंद्र ने हमें 27% आरक्षण नीट में दे दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आज भी हमें 14% पर
नीट में यहाँ रिजर्वेशन देती है, ये कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक हक अधिकार खत्म कर रही है। हमारे जो छात्र हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख कर आगे आना चाहते हैं, उनके भविष्य पर कुठाराघात कर रही है। उसको लेकर के हम लगातार जो हम ज्ञापन और प्रदर्शन कर रहे थे, और लगातार 4 वर्षों से हम इन्हें चेता रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने आज तक हमारी बात नहीं मानी। इन्हीं उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए और समाज के बीच में जा रहे हैं। पूरे 4 साल का कार्यकाल जो मध्य प्रदेश सरकार का रहा है, उसे हम समाज के बीच रखेंगे। इस यात्रा के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि किस तरह उन्होंने हमारे हक अधिकार खाए हैं, और इसलिए हम निष्पक्ष, हम आप मीडिया के माध्यम से कहते हैं, इस बीजेपी सरकार का हम नंगा करेंगे समाज के बीच जाकर के। जैसे कि आपने किसानों के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार देख रहे होंगे कि किसानों को लेकर के एमएसपी लेकर के आई ये लोग, कहीं ना कहीं केंद्र में हमारे जो किसान भाई थे, उन्होंने करीब 17 महीने तक वहाँ आंदोलन किया, धरना किया, उसके बावजूद भी आज भी वो एमएसपी और वहीं रुका हुआ है। अगर मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं तो गांव के अंदर आज भी बिजली पर्याप्त नहीं मिलती, लेकिन बिल आप उनके देखिए कि एक सीमा को पार कर जाते हैं। गलत तरीके से आप उनको बिल देते हैं, और जब वो बिल नहीं भरते हैं तो आप उनके ट्रैक्टर की कुर्की करते हैं, उनके गाय भैंसों की कुर्की कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही है इस मध्य प्रदेश सरकार की। इसको हम इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। इस लाइव के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओबीसी महासभा लगातार किसानों के लिए लड़ रहा है। तो ये अपने कहीं ना कहीं अपने देश में मणिपुरम जैसी हिंसा को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक सरकार ने चुप्पी साधी है। महिलाओं की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। एक महिला होने के बाद जब तक उनको कुछ ना कुछ तो कहना था। देखिए, ये मीडिया केवल केंद्र के हिसाब से चलने वाला मीडिया है। अगर मैं मणिपुर के संदर्भ में बात करूं तो केवल केंद्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। उसे कहीं ना कहीं वहां डर लग रहा है कि अगर हम इस मुद्दे पर उतरते हैं तो हमारे वहां से जो 2 लोकसभा सीट हैं वो उनके हाथ से चली जाएंगी, इसलिए वो इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी, शर्म से आपको डूब मर जाना चाहिए। जिन महिलाओं के साथ ये सब अन्याय अत्याचार वहां के जो संघी लोगों ने किया है, वो कहीं ना कहीं अंधभक्ति में लीन है, वो कहीं ना कहीं मंदबुद्धि है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसी अराजकता को आप रोकें, और वहां राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए। ये ओबीसी महासभा मिस मीडिया के माध्यम से मांग करता है। वहाँ पे जो हिंसा हो रही है वो कहीं ना कहीं जातिगत हिंसा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे 3 कास्ट के लोग रहते हैं, जिसमें से जो मैती जो है, जो समाज है, वो दलित वर्ग में आते हैं। उन्हीं के साथ में ऐसी हिंसा क्यों हो रही है? अगर आप केंद्र सरकार की आप देखें, ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और जो मैतेई समुदाय है वो दलित समुदाय से आता है। उनको डर है कि ये मैतेई समुदाय अगर यहाँ जाग गया तो कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग जो है, जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, इनका यहाँ जो संख्या बल है वो कम होगा, उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। इससे ये डरते हैं, इसलिए हम लोगों पर, दलितों पर, ओबीसी SC ST पर ये अत्याचार करते हैं। हम अगर बात करें केवल उसी संदर्भ में, तो मैं वहाँ की ना कहते, मैं पूरे देश की बात करता हूँ। ये लोग इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ या पूरे देश की बात करूँ, आप ये देखिए, ये लोग जातियों में हमें बांटना चाहते हैं, जातियों में टुकड़े करना चाहते हैं। इसलिए आप ये देखें कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कुशवा समाज का अलग बोर्ड बना दिया है, गुर्जर समाज का अलग बोर्ड बना दिया है, कोली समाज का एक अलग बोर्ड बना दिया है। ये कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग, SC ST वर्ग और 85% को बांटने की रणनीति है। ये अगर इसमें सफल होते हैं तो निश्चित मानिए ये 15% हम पर राज करेंगे, और हम इसमें सफल होने नहीं देंगे जब तक ओबीसी महासभा और बहुजन समाज के तमाम संगठन इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग एक है और एक रहेंगे। और इस तरह की जो मनवादी सरकारें हैं, जो केंद्र में बैठी हुई सरकारें हैं, हिंदू राष्ट्र जो बनाने वाली सरकारें हैं, उनके मंसूबे हम कभी पूरे नहीं होने देंगे। सर, जैसे आपने कहा 85% 15%, कहीं ना कहीं मुझे लगता है 15% 85 हिस्सों में, सॉरी 15% है वो एक हिस्से में, और हम 85% जो लोग हैं 85 हिस्सों में, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी तो नहीं? देखिए, हम 5000 साल से इनकी रणनीतियों को समझते हुए आ रहे हैं। ये लगातार हमें जातियों में बांटने का काम इसलिए कर रहे हैं। ये खुद 3.5% हैं, लेकिन अगर हम किसी जाति विशेष की बात करें तो हमें 3.5% से भी इन्होंने कम कर दिया है। अगर ओबीसी SC ST की मैं बात करूं तो 6500 से ज़्यादा जातियों में इन्होंने हमको बांट दिया है इस देश के अंदर। वो केवल इसलिए बांटा है कि हम संगठित ना हो जाएं। आज हम बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक में यहाँ इस देश के अंदर हैं, क्योंकि हम जातियों में बटे हुए हैं।
अगर हम संगठित हो जाएं तो हम बहुसंख्यक होंगे। और आज जो अल्पसंख्यक है, जो बहुसंख्यक अपने आप को कहता है, वो अल्पसंख्यक इस देश के अंदर होगा और हमारा राज अनंत काल तक बहुसंख्यक का इस देश के अंदर होगा। सर एक चीज़ और आपसे पूछना थी, जैसे कि आपने ग्रामीणों में यात्रा शुरू कर दी है और लोकल और ग्रामीण इन दोनों के मुद्दों पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति है आपकी? आप मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव आप देख ही रहे हैं कि बहुत नज़दीक हैं। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य हमने सबसे पहले अपनी यात्रा में इसलिए शामिल किया हुआ है क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा वर्ग ग्रामीण में बसता है। हम उस व्यक्ति को, वहाँ के एक एक घर को जाके हम जागरूक करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने जो हमारे खिलाफ आज तक हमारे हक अधिकारों को नहीं दिया है, उसको लेकर हम घर घर में कुछ जागरूक करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहला हमारा जो यात्रा है वो ग्रामीण में ही हम निकाल रहे हैं। और हम बता दें, अगर हम बात करें कि चुनाव के मुद्दों को लेकर के, तो ग्रामीण से अगर कांग्रेस जिस तरह हमारे मुद्दों को लेकर के अपने वचन पत्र में शामिल कर रही है, और लगातार उन्होंने हमारी अभी भोपाल के अंदर कुछ दिनों पहले कमलनाथ जी से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने हमारे 2-3 मांगों को उसी समय मान लिया था। और उन्होंने आज मीडिया के माध्यम से आप सबके सामने भी रख दिया है कि किसानों की कर्ज माफ़ी उन्होंने कर दी है। जातिगत जनगणना के मुद्दे को उन्होंने बोल दिया कि हम अगर सरकार में आते हैं तो जातिगत जनगणना भी हम कराएंगे। और जो हमारे मुद्दे थे कि हम 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मुद्दे को या हमारे इस मुद्दे को हम शामिल करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर हम बहुमत में आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो हम आपके इस मुद्दे को, आरक्षण को हम 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तैयार है। इस तरह के हमारे करीब 12 मांगे थी, जिसमें से 3 मांगे उन्होंने पूरी हमारी कर दी हैं। आगे की हमारी रणनीति यही है कि वो हमारी और मांगों को जल्द से जल्द चुनाव आने से पहले या चुनाव होने से पहले हमारी बहुत सी मांगों को अपने वचन पत्र में शामिल करें, उन्हें मीडिया के माध्यम से पूरे देश के ओबीसी SC ST वर्ग को बताएं कि हाँ, हम ओबीसी के मुद्दों पर हम साफ हैं, क्लियर हैं, हम उनके हक अधिकार देने को तैयार हैं। इसलिए हम इस रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार हम, चाहे ग्रामीण हो, चाहे हमारा ग्वालियर दक्षिण हो, ग्वालियर पूर्व हो, ग्वालियर पश्चिम हो, लगातार इन मांगों को लेकर के, इन हक अधिकार की बातों को लेकर के हम जाएंगे और हम उस व्यक्ति का साथ देंगे जो हमारी इन मांगों के साथ हमारे साथ खड़ा है। जो नेता इस बार चुनाव में उतर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर वो हमारे मुद्दों पे हमारे साथ नहीं है तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। आने वाले चुनाव में किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे, खुलकर आप जी कहना चाहेंगे? हमारा केवल किसी पार्टी विशेष को हमारा समर्थन नहीं है। जो हमारे मुद्दे पर जिसकी लड़ाई ओबीसी महासभा लड़ता है, उस मुद्दों को लेकर के वो अपने वचन पत्र में शामिल करता है और उसको पूरा करने का वो काम करेगा, हम उस पार्टी को साथ देंगे।